नमस्ते देवी और सज्जनों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 15, 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर को देखने वाले हैं। आज का पहला आर्टिकल है कंसर्न ओवर इंडिया स्टिल इंपोर्टिंग टोमेटो पेस्ट और पल्प। इस आर्टिकल में हम लोग भारत में आज भी टमाटर के पेस्ट जो हम लोग सॉस और केचप यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहा है। तो उसके बारे में नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंसेस एक सेशन स्ट्रैटेजी सेशन ऑर्गेनाइज किया था जिसका थीम था नीड फॉर ब्रीडिंग टमाटोज सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग इन इंडिया। तो इस आर्टिकल में जो भी विषय हम डिस्कस कर रहे हैं वो जीएस पेपर 3 फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया में हमें उपयोग होगा। तो यहाँ पे ये देखने वाली एक बात है कि भारत ने हॉर्टिकल्चर रिसर्च में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, लेकिन आज भी टमाटर के पेस्ट और पल्प जो हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्ट हो रहे हैं। और इस ट्रेंड को उल्टा करना है, जहाँ भारत एक्सपोर्ट में ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट में कम होगा। जैसे कि इस बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखें तो भारत में जो भी टमाटो सॉस और पेस्ट इंपोर्ट हो रहा है वो 23,700 टन है 2019 और 20 में। इसका वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो $20.64 मिलियन है। इसमें जो इंपोर्ट हो रहा है उसका मैक्सिमम कंटेंट जो कंपोनेंट होता है वो टमाटर होता है, और टमाटर का यूसेज 21,834.96 टन्स का टमाटर हर साल यूज हो रहा है, और इसका वैल्यूएशन देखा जाए तो $19 मिलियन है। इतनी बड़ी मार्केट जो इंपोर्ट के निर्भर पे है उसे बदला कर एक्सपोर्ट में अगर बदला जाए तो भारत की जीडीपी में ये बहुत सा कंट्रीब्यूशन होगा। जो भी इंपोर्ट हो रहा है उसमें अग्रस्थान पे है चाइना जो 72% इंपोर्ट करता है भारत में, यूएस 17%, स्पेन 6%, इटली 3%, चाइना 1%, यूके, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया ये भी सारे एक्सपोर्ट में मतलब टमाटो सॉस को भारत में थोड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी सेशन जो भारत में अभी आयोजित किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि टमाटर जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सॉस बनाने के लिए चाहिए वो जो क्वालिटी भारत में चाहिए वो टमाटर नहीं उगाते हैं। तो हाई यील्डिंग टमाटो की ज़रूरत है। तो ये हाई यील्डिंग टमाटो या हाइब्रिड वैरायटी जो टमाटो प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत है उसे भारत में इंट्रोड्यूस करने के बारे में इसमें टारगेट सेट किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या केचप बनाने के लिए जो टमाटर चाहिए वो अगर ₹4 प्रति किलो से मिले तभी वो वायबल होगा इकोनॉमिकली। लेकिन देश में लो यील्ड होने के कारण हर एकड़ को कम से कम 10 टन टमाटर अगर उगेंगे तभी वो इकोनॉमिकली लॉयबल होगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है भारत में टमाटर का, तो ₹4 प्रति किलो से नहीं मिल सकता। तो नहीं मिला तब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो भारत में हाइब्रिड वैरायटीज़ के टमाटर इंट्रोड्यूस किया जाए और उससे हर एकड़ को कम से कम 10 टन का अगर टमाटर हम निकाल पाए तो भारत में ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूमिंग होगा, और इसकी वजह से ग्रामीण प्रदेश में जॉब की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। और भारत के टमाटर में एक विशेष टेस्ट है जो फॉरेन मार्केट में बहुत सारा डिमांड भी है। तो भारत के फूड सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो टमाटर एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे भारत नहीं छोड़ना चाहिए। अगला आर्टिकल है इंडिया ब्रिटेन टू डिस्कस अपग्रेड ऑफ टाइज। ये आर्टिकल भारत और ब्रिटेन के बीच में जो भी बायलैटरल रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल का जो भी विश्लेषण हम देखने वाले हैं वो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मंगलवार के दिन विजिट कर रहे हैं, मतलब मीटिंग कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में भारत और ब्रिटेन के बीच में जो भी संबंध है उसमें अपग्रेडेशन देखने को मिलने वाला है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या वो अपग्रेडेशन होने वाले हैं उसे हम संक्षिप्त से देखने वाले हैं। पहली बात यह है कि इस साल के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इन्वाइट किया गया है, लेकिन अभी उनका कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन उनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस मीटिंग में जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी और इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के सामने हो रहा है इसमें कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया जाने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत और यूके 2004 से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन कर रहा है। अब उसे हाई लेवल एक्सचेंज और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को डेवलप किया जा रहा है, जिसके अतिरिक्त ट्रेड, डिफेंस, क्लाइमेट, माइग्रेशन, मोबिलिटी, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में पोस्ट कोविड के बाद एक नई
दोस्ती को देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ट्रेड और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में भी दोनों को साथ बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस मीटिंग में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी दोनों राष्ट्रों के बीच डिस्कस किया जाएगा। डिफेंस एग्रीमेंट में भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही म्यूचुअल डिफेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहा है और उसकी फाइनल स्टेज अभी होने की संभावना है। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में होने वाले डिफेंस डील्स के बारे में भी MOU साइन हो चुका है और उसके बारे में भी काम चल रहा है। इसी संदर्भ में डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को एक्सटेंड या एक्सपैंड करने के लिए जो भी सहायता चाहिए ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होने की संभावना के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2019 अप्रैल में ही साइन किया गया था। तो इस आर्टिकल में देखने की ये बात है कि ये आगे कैसे बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के क्षेत्रों में और एक विषय यहाँ बताया गया है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ब्रिटेन भारत को अवकाश या अवसर देने वाला है। इसी संदर्भ में क्वीन एलिजाबेथ, HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये ब्रिटेन का एक मात्र मतलब 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। तो HMS क्वीन एलिजाबेथ बिलोंग्स टू विच नेशन, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, ये ब्रिटेन से संबंधित है। तो इस अवसर पे ये भी कहा जा रहा है कि आगे हो रहे COP26 जो ग्लासगो में होने वाला है नवंबर 2021 में, वहाँ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रैवल कर रहे हैं और उस संबंध में जो भी ग्लोबल वार्मिंग, बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज चाहिए, इस क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है, इस आर्टिकल में समझने के विषय हैं। अगला आर्टिकल है स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी इज रेडी। सो इस आर्टिकल को हम प्रोजेक्ट 17A को समझने के लिए देखेंगे। तो प्रोजेक्ट 17A जो है इसके अतिरिक्त 7 स्टेल्थ फ्रिगेट शिप्स को डिजाइन करने का प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो नेवी के लिए समर्पित किया जाएगा। पहले स्टेल्थ फ्रिगेट या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। जो भी शिप्स ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने होते हैं उनके टेक्नोलॉजी से रडार या सोनार या इंफ्रारेड मेथड्स को यूज करके इन स्टेल्थ शिप को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल होता है इन स्टेल्थ शिप्स को जानने के लिए, मतलब डिटेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से निर्भरित हिमगिरी ये एक पहला शिप है जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो डिफेंस PSU है कोलकाता में, उससे ये पहला शिप बाहर निकला है। प्रोजेक्ट 17A के अतिरिक्त 7 शिप जो स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी से बने रहेंगे, उनमें से 4 कोलकाता में बनेंगे जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, और 3 गोवा शिपयार्ड में बनेंगे। तो ये 4 प्रोजेक्ट जो कोलकाता में थे उनमें से पहला है हिमगिरी जो लॉन्च इस बार हुआ है। तो प्रोजेक्ट 17A के अतिरिक्त जो भी शिप है इनकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है 6670 टन्स और ये मोस्ट स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट टेक्नोलॉजी होगा भारत के लिए। इस टेक्नोलॉजी ने इटली का भी थोड़ा महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट है। फिनकंटाई बोल के एक कंपनी है जो नो हाउ प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है इस प्रोजेक्ट के अतिरिक्त। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से ये समझने की बात है कि प्रोजेक्ट 17A क्या है और हिमगिरी इसका पहला लॉन्च था। अगला आर्टिकल है मोर टेकर्स फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पहले समझेंगे। इसके 2 अंश हैं, एक है आयुष्मान भारत और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। तो आयुष्मान भारत के अतिरिक्त 5 लाख हेल्थ सब सेंटर्स जो हैं उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बदला जाएगा। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अतिरिक्त हर फैमिली को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए हेल्थ कवरेज मिलेगा जो आज तक 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को मिलने वाला है। तो इसके अतिरिक्त सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे और कैशलेस बेनिफिट प्राइवेट और पब्लिक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से इसके अंदर फैसिलिटी पा सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ एजेंसी ने एक सर्वे किया था, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। इस सर्वे के अंदर यहाँ पता चला है कि जो भी बेनिफिशियरीज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अतिरिक्त थे वो ज़्यादातर प्राइवेट हेल्थ केयर से फैसिलिटीज़ को पाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ अंशों को जानने वाले हैं जहाँ पे देश की हेल्थ सेक्टर की प्रेजेंट स्टेटस को दिखाने वाला है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अतिरिक्त जो भी स्कीम बनाया गया था इनमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करने का एकमात्र उद्देश्य सरकार का ये था कि
ये हेल्थ फैसिलिटी जो है पूरे देश के नुक्कड़ कॉर्नर तक पहुंच सके। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज ज्योग्राफिकली इस प्रोग्राम को एक्सपैंड करने में बहुत ही लाभदायक हुए हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स जो इसके अंदर ट्रीटमेंट पाए हुए हैं वो नी रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट, हीमोडायलिसिस, कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज को इसके अंदर सर्जरी में लिए हुए हैं। और मेडिकल ऑडिट्स को देखने पे ये पता चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड में इन्वॉल्व हुए हैं पब्लिक हॉस्पिटल से कंपेयर किए जाए तो। और पेशेंट्स को बहुत जल्दी डिस्चार्ज किया जाता है ताकि पोस्ट सर्जरी जो कॉस्ट होता है उनमें घटौती हो। अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़्यादा करने की आवश्यकता है इस उद्देश्य में। एफिशिएंसी और हाई क्वालिटी केयर को अगर बढ़ाना है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के अतिरिक्त। तो इसकी बदलाव में या इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ जानना है कि 72% ऑफ हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस स्कीम के लिए एम्पैनल हुए हैं वो सिर्फ 7 राज्यों से हैं। वो 7 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटका। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि देखा जाए ज़्यादातर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स महाराष्ट्र में है 80%। अगर सिक्किम वहाँ देखा जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिर्फ 25% हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें एम्पैनल्ड हुए देखे जा रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बेड कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब कम होती है कंपेयर टू पब्लिक हॉस्पिटल्स। उसके अतिरिक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्जिकल पैकेज और सुपर स्पेशलिटीज़ बहुत अच्छे होने के कारण पेशेंट्स ज़्यादातर उधर ही जा रहे हैं। और इस सर्वे से जानने वाली ये बात है कि पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जो लूप होल्स हमें देखे जा रहे हैं सरकार को वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। और जो विषय हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में बहुत ही उपयोगकारी होंगे। और ये सर्वे हमें एसे और एथिक्स या जीएस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला आर्टिकल है फायरिंग ए वार्निंग शॉट अक्रॉस बिग टेक बोस। सो यहाँ पे बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उनके बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीक में हमने देखा था कि फेसबुक के अगेंस्ट में यूएस एजेंसीज और यूरोपियन यूनियन में कुछ लॉसूट्स जारी किए गए हैं। उसका एकमात्र रीज़न था कि एंटी कॉम्पिटिशन को एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में ये कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो इस आर्टिकल में हम लोग देश में जो भी बिग टेक कंपनीज है जैसे अमेजॉन, एप्पल, गूगल और फेसबुक कैसे ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और उनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में क्या असर होने वाला है और देश और सरकार को कौन से क्रम लेने होंगे ऐसे डिजिटलाइजेशन के युग में ऐसे कंपनियों को रोक सके और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को मार्केट से निकाल सके। इन जैसी कंपनियों के विरुद्ध बहुत सारे क्रम लिए गए हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट में एक केस डाला था उसके विरुद्ध भी कोई ज़्यादा बहुत सक्सेस नहीं मिल पाया। कोविड-19 इन जैसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और ये लोगों ने अपनी मोनोपोली बहुत ही स्ट्रांग कर ली है। अगर टाइमलाइन देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप मिलके फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल और गूगल इन कंपनीज के अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट जो थे या जो बनाए हुए हैं उन्हें अब अंत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अक्टूबर 2020 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल के खिलाफ एक लॉसूट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि सर्च इंजन जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकालने के लिए या अंडरमाइन कर रही है, उन्हें सप्रेस कर रही है। जो भी कंप्यूटर, जैसे हम सबको पता है कि गूगल का सर्च इंजन हर मोबाइल के एंड्रॉयड फ़ोन में मिलता है। गूगल ने एंड्रॉयड के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि जो भी मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड ऐप या एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर से बिका जाएगा उनमें डिफ़ॉल्ट ऐप होगा गूगल सर्च इंजन। और गूगल सर्च इंजन जो ऐप से मतलब जो भी नया फ़ोन खरीद के एंड्रॉयड यूज़ करेगा या गूगल यूज़ करेगा उससे जो भी डेटा मिलेगा उस डेटा को यूज़ करके छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स के विरुद्ध यूज़ करेगा या यूज़ कर रहा है ऑलरेडी। और दिसंबर में यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन और 48 स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और गुआम ने फेसबुक के विरुद्ध एक लॉसूट जारी किया जिसमें कहा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल नेटवर्किंग फेसबुक ऐप जो है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है और इन्होंने छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स को दबाने के लिए
कुछ भी क्रम लिए हुए हैं। जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बारे में हमें पता है 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने अक्वायर कर लिया और 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने अक्वायर कर लिया। इन दोनों कंपनियों ने आखिर फेसबुक को अपनी ब्रांड बेची क्यों? क्या वो पैसे का रीज़न था या कोई और रीज़न था? अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो व्हाट्सएप को मिला अराउंड $19 बिलियन और इंस्टाग्राम को मिला अराउंड $1 बिलियन। तो पैसे तो बहुत ही थे, लेकिन फेसबुक ऐसी बड़ी कंपनी है कि वो ऐसा ऑफर देगा कि कोई भी ना नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ से सेकंड फेस ऑफ द कॉइन अगर देखा जाए तो इन कंपनियों को डर था कि जितनी बड़ी फेसबुक कंपनी है, हम उनसे बहुत दूर ज़्यादा दिन तक तो दूर भाग नहीं सकते। कभी ना कभी इन कंपनियों के दबाव में आना ही पड़ेगा और कभी ना कभी इन कंपनियों को रोकना भी पड़ेगा। डर ये था कि ऐसे कोई भी नया कंपनी या कोई भी नया मार्केट बन रहा है तो उनको नए कस्टमर्स की ज़रूरत होती है, और फेसबुक और गूगल इतने बड़े कंपनी है कि सारे कस्टमर्स की डेटाबेस उनके पास होने के कारण ऑनलाइन सर्विसेज को यही मार्केट कर रहे हैं और मेंटेन भी कर रहे हैं। तो इस विषय में एंटी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज को फेसबुक ऐसे बढ़ावा दे रहा है, और उसके साथ इंटरनल कम्युनिकेशंस को अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्लियरली ये लोगों ने बातचीत की है कि इंस्टाग्राम जो फोटोज़ और वीडियो शेयरिंग ऐप है वो फेसबुक के लिए बहुत बड़ा कंपटीटर बनने वाला है, और व्हाट्सएप कुछ सालों में भी बनेगा, तो इन दोनों को अक्वायर करना ज़रूरी है। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स में ये पता चले हुए हैं। तो इन सब को देखा जाए तो फेसबुक और गूगल पहले से ही बिग टेक कंपनीज होके छोटे छोटे कंपटीटर्स को बाहर निकालने के काम में जुड़े हुए हैं। और एक विषय यहाँ है कि अमेजॉन और एप्पल के बारे में। एप्पल प्रोडक्ट्स आप लोग अपने कभी यूज़ किया है तो एप्पल हर बार अपने ही ऐप्स को प्रमोट करता है। बाहर के जो भी छोटे मोटे ऐप डेवलपर्स हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए वहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है। अमेजॉन भी अपने ई कॉमर्स फंक्शनिंग में यही पॉलिसी मेंटेन कर रहा है, जहाँ पे अपनी ब्रांड को मेंटेन कर रहा है। आप भारत में अमेजॉन फ्लिपकार्ट के साथ नेक टू नेक फाइट में है, लेकिन उन्हें दबाने के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो इन सब को देखा जाए तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये सभी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को एग्जिबिट कर रहे हैं, और इनकी वजह से देश में, कोई भी देश में, विश्व में लोगों के प्राइवेसी को हिंडर हो रहा है। ये लोगों जो डेटा कैप्चर करते हैं उनको उपयोग करके मार्केटिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, इन्फ्लुएंस करना, मैनिपुलेशन करना, पॉलिटिकल आउटकम्स को बदलाना, इंडिविजुअल्स को टारगेट करके कुछ आइडियाज को प्रमोट करना और सरकार और प्राइवेट एजेंसीज पे सर्वेलेंस को जारी रखना, इन डेटाओं से काम चल रहा है। तो ये सब करने का मतलब ये सब हो रहा है, तो इस लॉसूट से होने वाला क्या है? यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इन कंपनीज के विरुद्ध लॉसूट तो डाल दिया है, लेकिन आगे होगा क्या देखा जाए तो 1980 में एक बड़ा टेलीकॉम कंपनी था AT&T, उस कंपनी पे भी लॉसूट डाले गए थे और उन्हें डाइवेस्ट किया गया था। डाइवेस्ट का मतलब होता है जो एक हो रहा है, मतलब जैसे अभी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी एक हुए हैं, इन्हें फिर से डिवाइड होना पड़ेगा। तो वो होने की संभावना है, उन्हें वेट करके ही देखना पड़ेगा। तो आखिर कंपनी के बीच में हो रहे इस एंटी कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन को क्यों एंटी कंपटीशन माना जा रहा है, और इसके लिए मतलब इस रिलेशन में सरकार क्यों चिंतित है? अगर भारत के एंगल में देखा जाए तो भारत में व्हाट्सएप यूज करने वाले अराउंड 2 बिलियन यूजर्स हैं। अमेजॉन 1/3 शेयर ऑफ ऑनलाइन रिटेल भारत का उसने कैप्चर कर रखा है, और फेसबुक 270 मिलियन अकाउंट्स भारत में यूज किए जाते हैं। गूगल बहुत ज़्यादा डोमिनेंस भारत में पाया हुआ है। अगर ऐसे सभी इतना बड़ा मार्केट जब ये 4 कंपनीज मेंटेन कर रहे हैं तो उनके आइडियोलॉजी और उनके स्ट्रैटेजी या उनके वर्किंग प्लेटफॉर्म पे ध्यान देना सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंश होगा। भारत का एक लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी, जैसे हम सबको पता है, रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी जी ने उनको ओन किया हुआ है। तो ये फेसबुक और गूगल के साथ मिलके एक सिंगल गेटवे बनाना चाहते हैं भारत में, जिसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, न्यूज़, मीडिया, एंटरटेनमेंट सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। जब ऐसे बड़े कंपनी भारत में आ रहे हैं और बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं तो इनके वर्किंग कंडीशन या इनके वर्किंग स्ट्रैटेजीज पे सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा। और इस विषय में यहाँ पे और एक बात की गई है कि ऐसे जब
डिजिटल युग या डिजिटाइजेशन के बारे में देश और प्रपंच मतलब पूरे विश्व में इतने बदलाव हो रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कह के डिक्लेयर किया है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने राइट टू प्राइवेसी के आधार पे लॉ बनाने में नाकाम हुई है। और जो बिल जो भी प्रपोज कर रहे हैं वो बहुत ही वीक है और उसमें एडिक्वेट सेफगार्ड्स ना होने की भी शंकाएं दिखाई जा रही हैं। तो एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन और पब्लिक कंट्रोल डिजिटल कंपनीज पे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेगुलेशंस के हिसाब में भारत को इन दिशाओं में काम करने के लिए सोच करना होगा। अगला आर्टिकल है इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा। जैसे हम सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के फेज 1 रिजल्ट्स को प्रस्तुत किया हुआ है और इस रिजल्ट में या इस सर्वे में 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है। तो उनमें तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश नहीं है। तो इन राज्यों को छोड़ के जो भी 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया है, उनमें वेरियस, जैसे कि हम सबको पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हेल्थ, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स पे सर्वे करता है। तो यहाँ पे इन स्टेट्स पे या इन फैक्टर्स या पॉइंट्स पे भारत में इन 22 राज्यों में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कुछ अंकी अंशों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इन 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जो भी विषय हम देखने वाले हैं हेल्थ के संबंधित, ये हमें जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर में बहुत ही उपयोगकारी होने वाले हैं। और जब भी एसए या जनरल स्टडीज पेपर में आप लोग एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 फेज 1 रिपोर्ट या ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हम डालेंगे या कुछ स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, तो वो हमें बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बातें कुछ हैं जो हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन। 16 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में मतलब नेगेटिव रेट दिखा रहा है 22 को कंपेयर किए हुए। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को कंपेयर होगा, वो कॉमन रहेगा। और मैं यहाँ पे किन राज्यों में हम एक्चुअली प्रोग्रेस देख रहे हैं और पीछे जाने की शंकाएं देख रहे हैं। तो 16 राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में माल न्यूट्रिशन जो है आज भी बहुत ही पीछे है। केरला, कर्नाटका ही ऐसे 2 राज्य हैं और 6 और राज्यों में हम इन क्षेत्रों में डिक्लाइन होने की संभावनाएं देख रहे हैं। अंडरवेट के हिसाब से 16 राज्यों में अभी आज भी ज़्यादा हो रहा है अंडरवेट। अनेमिया जो बच्चों और अडल्ट वुमेन में देखा जाता है, उसमें भी नंबर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और मेघालय में कुछ इंप्रूवमेंट्स अनेमिया में पॉजिटिव दिखे जा रहे हैं। और एक विषय में माल न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉडी मास इंडेक्स जो इंसान की ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में बात करता है, वहाँ पे भी बहुत से राज्यों में डाइट के हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। और अंडर न्यूट्रिशन जो स्टंटिंग के बारे में बात करता है, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन अगर होता है तो उसे चाइल्डहुड स्टंटिंग कहते हैं। तो इस चाइल्डहुड स्टंटिंग के हिसाब से भी 13 राज्यों में बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है, चाइल्डहुड स्टंटिंग के लिए सॉल्यूशन के हिसाब से पोषण अभियान स्कीम को 2017 में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त टारगेट ये था कि हर साल 2 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टंटिंग। लेकिन आज तक अगर सर्वे रिपोर्ट को देखा जाए तो भारत सिर्फ एक परसेंटेज पॉइंट इंप्रूवमेंट कर पाया है। 2005-6 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को देखा जाए तो 48 to 38% एवरेज देखा जा रहा है। 10% इंप्रूवमेंट तो एक साल में हो गया 1%। लेकिन भारत के हिसाब से मतलब पोषण अभियान स्कीम के हिसाब से इसका इंप्रूवमेंट एटलीस्ट 2% होना था। लेकिन ये स्लो डेवलपमेंट है, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन सरकार को और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को यहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है। और डायरेक्टली अगर देखा जाए तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही सीरियस इशू है। आज कोविड-19 के दौरान अनलॉक फेज शुरू हुआ है, लेकिन आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा है। आज हर एक घर में सही खाना ना होने के कारण या सही काम ना होने के कारण अपनी माल न्यूट्रिशन इशू बहुत ज़्यादा होने की शंकाएं देखी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इनइक्वालिटीज़ को दिखाता है। जब तक माल न्यूट्रिशन को हम सॉल्व नहीं कर पाए, देश में ह्यूमन डेवलपमेंट होने की शंकाएं भी उतनी ही पीछे होती हैं। जैसे कि हमें पता है
लास्ट 30 ईयर्स में इकोनॉमिकली भारत ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं, और ये हिसाब में इनइक्वालिटी, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ग्रोथ जो है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उन सब में बहुत ज़्यादा होने की शंकाएं देख रहे हैं। सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को भारत सरकार ने बहुत दायरे से लाए हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, और दोपहर का मिड डे मील्स प्रोग्राम हो गया। इन प्रोग्रामों से कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन ज़्यादातर डेवलपमेंट को यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन ये जो भी स्कीम बनाए हुए हैं, इनमें दो चैलेंजेस आज भी देखे जा रहे हैं। एक है अंडर फंडिंग और दूसरा है जनरल नेग्लेक्ट होने के कारण दिसंबर 2019 में मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को जो प्रश्न पूछा गया था, उनमें उन्होंने कहा था कि जो पोषण अभियान के लिए जो भी फंड किया गया है 2017-18 में, उसमें सिर्फ 32.5% फंड्स को यूज किया गया है, बाकी सब अनयूटिलाइज्ड है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि इन प्रोग्रामों को जनरली निगलेक्ट किया जा रहा है और फंड भी सही तरह से नहीं दिया जा रहा है। आज आर्थिक मंदी के कारण जो कोविड-19 में हम देख रहे हैं, रूरल वेजेस स्टैग्नेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा हो गए हैं। तो इस विषय में माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग या माल न्यूट्रिशन जो हम देख रहे हैं, उसके सॉल्यूशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। फूड कैंपेन के हिसाब से 2015 से आज तक 100 भूखे मरे हुए हैं। हंगर वॉच ने भी बताया है कि आज घर घर में खाने की मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन सबको देखा जाए तो यहाँ पे सरकार को माल न्यूट्रिशन के लिए या माल न्यूट्रिशन के विरुद्ध कुछ भी क्रम लेने की ज़रूरत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फैक्टशीट सिर्फ नेगेटिव के अलावा भी पॉजिटिव के डिटर्मिनेंट्स को अगर देखा जाए तो क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, एलपीजी सिलेंडर्स जो हो गए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सैनिटाइजेशन, हर घर में एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है। वुमेन वायलेंस के रेट में भी बहुत कमी हुई है। आज वुमेन को हर बैंक अकाउंट में एक अकाउंट की रेट जो होती है, प्रपोर्शन ऑफ वुमेन, वो भी ज़्यादा हुआ है। तो इन पॉजिटिव्स को भी हम वहाँ देख रहे हैं। तो माल न्यूट्रिशन के लिए जो मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके साथ एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को भी जारी लाने की ज़रूरत है। अंडे, फ्रूट्स को भी यहाँ पे ऐड करना है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और स्कूल मील्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और ज़्यादा रिसोर्सेस देने की आवश्यकता है। आज महिलाएं जो काम करती हैं घर में, उन्हें कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो उन्हें अनपेड वर्क के बर्डन से निकाल के उन्हें भी रिकग्निशन देने की आवश्यकता के बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें कोई भी डेवलपमेंट्स ना होने की शंकाएं आज भी देख रहे हैं। आज हर घर में अगर माल न्यूट्रिशन को निकालना है तो 3 फेसेस में काम करना पड़ेगा। एक, हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ सर्विसेज और जेंडर इक्विटालिटी के लिए। अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना है या एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ग्रोथ स्ट्रेटजी को अगर देखना है, तो एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सोशल सिक्योरिटी को इम्परेटिवली या बिल्कुल सक्सेस करना ही होगा। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो स्टेटस दिखा रहा है आज 2020 में, उसे अगर देखा जाए तो ये सरकार के लिए एक घंटी है कि वो समझ ले कि देश में आज भी हेल्थ इंडिकेटर्स में बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं। इनमें डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और देश इसके बारे में सोचे। अगला आर्टिकल है ग्रीन ओवर ब्राउन। तो इस आर्टिकल को हम शनिवार के दिन जो वर्चुअल एम्बिशन समिट जारी हुआ था, उनमें भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 बातों को किए थे। पहला बात था कि भारत ने आज तक 2020 में 2005 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21% एमिशन रिडक्शन में सफल हुआ है, और भारत अगले दिनों में इससे ज़्यादा कमिटेड और ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाने वाला है। इसी संदर्भ में और एक बात कही थी कि भारत ने फॉरेस्ट कवर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए हुए हैं। अगर भारत का टारगेट जो नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट के हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट 2015 को अगर देखा जाए तो भारत 2030 तक 33 to 35% जीडीपी के हिसाब से एमिशन टारगेट को कम करने के बारे में बातचीत की गई थी। लेकिन इस टारगेट को अगर रीच करना है तो 2 फेमस या 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पे काम करना पड़ेगा। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा है फॉरेस्ट कवर। एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 के अधीनम जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जारी करता है, इसे याद रखें ताकि प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एमिशन गैप रिपोर्ट
कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज होता है, तो वो देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसे याद रखें। तो इस रिपोर्ट के अधीनम कहा गया है कि G20 राष्ट्र जो है, उन राष्ट्रों में 9 ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें भारत भी एक है, जो अपनी टारगेट को पूर्ण रूप से सफल करेगा। लेकिन इन टारगेट्स को अगर रीच करना है तो 2 पिलर, रिन्यूएबल एनर्जी और फॉरेस्ट कवर पे काम करना ही पड़ेगा। और भारत में अगर प्रपंच में, विश्व में अगर देखा जाए तो G20 ब्लॉक जो ऐसा है जिसमें 78% ग्रीन हाउस गैसेस इसी ब्लॉक में रहे राष्ट्रों से रिलीज होता है। भारत को अगर इस चैलेंज के, और इन राष्ट्रों ने मिलकर मतलब पूरे विश्व में $12 ट्रिलियन रिन्यूएबल एनर्जी या रिहेबिलिटेशन के लिए फिस्कल स्टिमुलस दिए हुए हैं, ग्रीन इकोनॉमी में बढ़ावा देने के लिए। ग्रीन इकोनॉमी और ब्राउन इकोनॉमी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ब्राउन इकोनॉमी मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमी होती है वो ब्राउन इकोनॉमी होती है, जैसे फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, ये सभी ब्राउन इकोनॉमी आती है। ग्रीन इकोनॉमी मतलब ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे डिपेंडेंट इंडस्ट्री जिस राष्ट्र में होते हैं उन्हें ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। तो इन राष्ट्रों में, इन डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी बड़ी फिस्कल स्टिमुलस होने के कारण वो ग्रीन इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें ईजी होगा। लेकिन भारत इस क्षेत्र में मतलब फाइनेंशियली ये चैलेंज मतलब कैसे निभाए पाएगा, वो एक बहुत बड़ी प्रश्न है। और फॉरेस्ट कवर के बारे में जैसे कहा गया है, हमारा टारगेट है 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2030 तक हम यहाँ पे कर सकेंगे। इसके लिए या इसके वजह से बायोडाइवर्सिटी को हम बचा पाएंगे, क्लाइमेट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और कम्युनिटीज़ को रिसोर्सेस मिलेगा। लेकिन ऐसे टारगेट को अगर रीच करना है तो अफॉरेस्ट्रेशन, जो भी पेड़ पौधे लगाने के या अफॉरेस्ट्रेशन कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए एक सही पॉलिसी की ज़रूरत है और एक पूर्ण रूप से इसे सफल बनाने के लिए सही इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है। और सोलर एनर्जी में जो भारत कह रहा है कि 100 गीगावाट्स हम अभी रीच करेंगे, आज हम लोग 36 गीगावाट्स सफल कर चुके हैं और बाकी जो 100 गीगावाट्स टारगेट को रीच करना है तो हमें रूफटॉप, हर घर के ऊपर सोलर पैनल्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इन विषयों को मतलब जो भी सरकार ने इन वर्चुअल समिट में बात किए हैं उसे रीच करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, उसे हम यहाँ डिटेल में देख रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो 2021 नवंबर में होने वाला है, उसके पहले हमारे फ्यूचर एमिशन टारगेट्स और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भारत को सोचने की आवश्यकता है। ये आज का दी हिंदू न्यूज़ एनालिसिस हुआ दोस्तों। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम को फॉलो करें और कृपया सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को दें ताकि हम हर रोज़ इस प्रोग्राम को एक बेहतर बना सके और अपने प्रिपरेशन में और भी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हम कर सके। तो आप सब लोग अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। कुछ भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।